Hello everyone and welcome back to the ISC guide, and today we will be doing the last chapter of Great Health Sociology, which is social change and development. थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बट ज्यादा नहीं, जस्ट पे अटेंशन एंड सब इस वीडियो में मैं तुम्हें करवा दूंगा। जितने भी नोट्स तुम्हें ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं यू कैन गेट देम फॉर फ्री। कैसे? जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल। वहां पे ये सारे जितने भी नोट्स तुम्हें मेरे वीडियोस में दिखता है विल बी अवेलेबल फॉर फ्री। ठीक है? अगर कोई डाउट्स है एज ऑलवेज यूट्यूब के कमेंट सेक्शन, वरना इंस्टाग्राम पे @ISC गाइड फॉलो करके मुझे वहां पे भी डीएम भेज सकते हो। ओके तो सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है, तो ऑफ कोर्स हमें सोशल चेंज के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या है सोशल चेंज की? सोशल चेंज इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब variations in or modifications of any aspect of social processes, social patterns, social interaction or social organization. बेसिकली सोशल चेंज बोल रहे हैं ना। चेंज क्या होता है? इट इज बेसिकली एक नॉर्मल चीज जो चल रही है। ओके, इमेजिन अ बॉल, तुमने उसको सीधा फेंका एंड देन वो डायरेक्शन उसका कुछ बदल रहा है, तो व्हाट इज दैट? बदलना इज दैट चेंज ओनली, है ना। तो वैसे ही सोचो कि सोसाइटी में देयर आर सर्टेन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट इंस्टीट्यूशंस, तो एक सोशल इंस्टीट्यूशंस की सर्टेन नॉर्म्स है, सर्टेन रूल्स है जो थ्रू आउट टाइम स्ट्रेट चल रहे हैं, एंड देन सडनली समथिंग हैपेंस एंड देन वो थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, तो दैट इधर उधर इज द चेंज। ठीक है? तो वही सारे सोशल चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? सॉरी, आई मीन सोशल चेंज, नॉट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। यू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोशल चेंज, है ना। इट इज कंटिन्यूस, पूरे टाइम होता रहता है। ओके, अभी इमेजिन करो फैमिली। ओके, फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है, बेसिकली एवर सिंस द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी वो एग्जिस्ट करता ही गया। एंड एवर सिंस देन देयर हैव बीन डिफरेंट रोल्स गिवन, है ना। हमेशा से जो अभी डायनामिक एग्जिस्ट करता है वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स अगो अगर तुम लोग देखोगे तो जॉइंट फैमिली ज्यादा डोमिनेंट थी। नाउ द न्यूक्लियर फैमिली इज मोर डोमिनेंट, है ना। तो सोशल चेंजेस कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूसली होता रहता है। मे बी यू वोंट सी इट but there is always some kind of change happening. Then it is temporal, it is always related to time. If it is continuous, है ना, तो we need a unit of measurement in order to track it ना। For example कि हम लोगों ने देखा कि 1900s में there was a very large pivot from joint family to nuclear family। तो ये क्या हो गया? मैं टाइम के हिसाब से मेजर कर रहा हूँ सोशल चेंज। इट इज ह्यूमन चेंज। It is fundamentally about changes in human relationships, behavior, values, norms and institutions। क्योंकि हम ह्यूमंस ही तो है जो एक्चुअली सोसाइटी बनाते हैं, है ना। तो अगर कुछ सोशल चेंज हो रहा है इट मस्ट बी रिलेटेड टू अस। इट मे बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। ये जो शिफ्ट है फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली, क्या है किसी ने प्लान किया है? नहीं। बट सोशल चेंज कैन ऑल्सो बी प्लान। जैसे कोई गवर्नमेंट कुछ चेंज लेके आ रही है, कोई नई स्कीम लेके आ रही है ना, तो दैट इज ए प्लान सोशल चेंज। इट रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अगर कोई स्कीम लेके आ रही है गवर्नमेंट, लेट्स से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ओके, तो इज दैट स्कीम ओनली फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड? नहीं, दैट इज नॉट ओनली वन रीजन। इट इज ऑल्सो टू एलिमिनेट थिंग्स लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटासाइड, द डाउरी सिस्टम। ये जितने भी फीमेल ऑपरेशन की प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, वो सबको इरेडिकेट करने के लिए बनाई गई थी उसकी, है ना। तो इट रिजल्टेड फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। इट इज एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल मतलब यहाँ पे मैं इको फ्रेंडली वाली बात नहीं कर रहा हूँ। एनवायरमेंटल मीन्स योर सराउंडिंग्स, है ना। तो जो भी हम लोग जहाँ पे रहते हैं, योर फिजिकल नेचुरल सोशल एनवायरमेंट, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो व्हाट इज द करंट पॉलिटिकल स्टेटस, है ना। तो कौन सी टाइप की पार्टी रूल कर रही है इन योर गवर्नमेंट, वो वहां पे क्या चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन योर एनवायरमेंट। इट मे क्रिएट ए चेन रिएक्शन। तो एक चेन से दूसरा चेंज, दूसरे चेन से तीसरा चेंज, ऐसा हो सकता है। ओके, नाउ वी कम टू द सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज। अभी ये पढ़ाने से पहले ना मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। अगर तुम्हें ये, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारी बुक में, इफ यू सी दैट वाइट मोटी वाली बुक, वहां पे सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज में डिफ्यूजनिस्ट्स एंड इन्वेंशनिस्ट्स ही देके रखे। बट इन मेनी केसेस इवन इन बोर्ड्स तुम्हें 5 मार्क 7 मार्क के ये सोर्सेस पूछ लेंगे। इट डज नॉट मीन कि तुम 4 4 मार्क के डिफ्यूजनिस्ट एंड इन्वेंशनिस्ट के बारे में लिख के आ रहे हो। दैट इज नॉट इट। अगर तुमसे सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज पूछा है फॉर अ लॉट ऑफ मार्क्स, देन यू हैव टू राइट द कॉजेज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, जो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तुम वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते।
कि बट तुम्हारी बुक में ये देके रखा है, इसके लिए मैं ये भी पढ़ा दे रहा हूँ जस्ट इन केस कभी पूछ लिया तो। वरना दैट द थिंग वी विल स्टडी आगे जाके इस चैप्टर में, द कॉजेज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, में याद दिला दूंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो डिफ्यूजनिस्ट कौन होता है? क्योंकि सोशल चेंज आने के लिए देर आर टू मेथड्स बेसिकली, है ना, द सोर्सेज आर टू। सबसे पहले डिफ्यूजनिस्ट ये बिलीव करते हैं कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशल चेंज इज बेसिकली नॉलेज का इंटरक्शन, है ना। अगर मैं कोई कल्चर से हूँ एंड देन कोई बाहर वाला, कोई फॉरेनर, कोई ट्रैवलर आया है मेरे देश में एंड वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर, अपना कल्चर, अपने आइडियाज, अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो उससे इन्वेंशन आ सकते हैं मेरे कल्चर में, है ना। उसने आके बताया कि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, वहां पे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह बनाया, तो ऐसा मुझे आता है कि अरे हाँ यार प्रिंटिंग प्रेस, ओके मैं भी इसको थोड़ा प्रैक्टिकली बना सकता हूँ, एंड देन मैं भी बनाता हूँ। तो व्हाट इज दैट, वहां पे इट वाज ऑलरेडी क्रिएटेड समवेयर एल्स, उसने आके मुझे बताया एंड देन मैंने बनाया, है ना। तो डिफ्यूजनिस्ट का ये व्यू रहता है। एंड इवन जिस बंदे ने वो वाले देश में बनाया प्रिंटिंग प्रेस फॉर एग्जाम्पल, उसने भी वो आइडिया कहीं से सुना होगा, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल द इजिप्शियंस वर ट्राइंग टू राइट ऑन पेपर, तो उसने सोचा राइटिंग ऑन पेपर से अच्छा मैं उसको प्रिंट करने का ट्राई करता, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो डिफ्यूजनिस्ट वैसे रहेंगे। इन्वेंशनिस्ट बिलीव करते हैं द प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशल चेंज इज विद इन द सोसाइटी इटसेल्फ, है ना। द इन्वेंशन, द क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीजें से सोशल चेंज आता है। ओके, तो ये मानते हैं कि दूसरे कल्चर के स्प्रेड होने से नहीं है, हम लोग हमारे कल्चर में ही ढूंढ के कुछ बनाते, दैट इज द इन्वेंशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दो सोर्सेज हो गए तुम्हारे। देन वी कम टू द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशंस स्पेशली, है ना। एटलीस्ट बेसिकली हर बोर्ड पेपर में एटलीस्ट 1 मार्क का ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट का डेफिनेशन। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज एंड इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड एट एनहांसिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल, है ना। तो ये बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। डेवलपमेंट क्या होता है, जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है हमारे, है ना, वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, उन सब में ग्रोथ, दैट इज डेवलपमेंट बेसिकली। देन आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले के टाइम पे वी यूज्ड टू हैव एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, है ना, दैट वाज मोर प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर करना, बट नाउ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज आने लगे एंड पीपल हैव शिफ्टेड टू वर्क देयर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच अ सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम अ प्राइमरीली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टू वन बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द यूज ऑफ मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी समझाया। देन आता है अर्बनाइजेशन। दिस इज द प्रोसेस जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन जो रहती है ना, ऑफकोर्स सब नहीं, बट मेनी पीपल फ्रॉम द रूरल पॉपुलस मूव टू अर्बन सिटीज, है ना। तो कोई विलेज से अर्बन सिटीज आ रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, this is called urbanization. So urbanization refers to the process by which an increasing proportion of a population moves from rural areas to urban areas in search of better employment, education and living conditions. Then आता है modernization. मॉडर्नाइजेशन में जो देखो मॉडर्न बोला है ना, तो मॉडर्न का ऑपोजिट क्या होता है, ट्रेडिशनल। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज एंड इनके जो नॉर्म्स, टेक्निक्स वगैरह सब रहते हैं, उसको चेंज करके मॉडर्न वैल्यूज, मॉडर्न नॉर्म्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना, उसको हम लोग मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ट्रेडिशनल सोसाइटीज अडॉप्ट द वैल्यूज, नॉर्म्स, टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशंस एसोसिएटेड विद मॉडर्न इंडस्ट्रियली एडवांस्ड सोसाइटीज, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। देन आता है ग्लोबलाइजेशन। तो एक ग्लोब के बारे में बात हो रही है, बेसिकली दुनिया। तो दिस इज जहाँ पे बेसिकली इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड बढ़ रहा है, उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्प्रेड ऑफ आइडियाज एंड टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज अच्छी रहती है। Globalization refers to the process by which the world becomes increasingly interconnected and interdependent through the rapid exchange of goods, services, information, culture, and people across national boundaries. तो अभी मे बी 12th के बाद यू आर गोइंग टू स्टडी इन द यूके, है ना, तो वहां से तुम फिर वहां पे काम करोगे एंड यू विल सेंड मनी हियर, तो दैट ऑल्सो बिकम्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। देन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बेसिकली you are using the resources available in the environment without over consuming,
है ना। तो अगर तुम्हारे पास फ्यूल है, कोल है, पेट्रोलियम है, अगर तुम इसको ज्यादा यूज करोगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बाकी नहीं रहेगा, और ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी कॉज करेंगे विच विल बी हार्मफुल फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो हमें ये दोनों चीजें इन माइंड रख के जो हमारा कंजम्पशन उसको कम कर देना, ताकि हम लोग आगे के लिए बचाए भी एंड पोल्यूशन भी इतना नहीं बढ़ने दे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ यू हैव टू स्टडी ये जो सोशल चेंज है एंड एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है, इनका लिंक क्या है ना। बेसिकली जो हमने जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट देखे, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सोशल चेंज कैसे लेके आता है ना। तो सोशल चेंज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या लिंक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंजेस द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, है ना। सिंस एग्रीकल्चर इकोनॉमी से वी आर मूविंग टू एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह रहती है ना। तो इसकी वजह से जो सोशल रोल्स है, रिलेशनशिप्स है, वो चेंज होता है ना। बट इससे नेगेटिव सोशल चेंजेस भी आ सकते हैं ऑफकोर्स, जैसे हम लोगों ने देखा था ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द कैपिटलिस्ट्स एंड द वर्किंग क्लास में बहुत ज्यादा बड़ा डिवाइड था। द कैपिटलिस्ट्स यूज टू बेसिकली एक्सप्लॉइट द वर्कर्स, है ना। तो ये सब चीजें भी हो सकती है, तो दैट इज ए नेगेटिव इम्पैक्ट। देन आता है सोशल चेंज इन अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या है, वो जो माइग्रेशन वाला पार्ट है फ्रॉम रूरल टू अर्बन, है ना। तो इससे क्या होगा, सोशल रिलेशनशिप्स चेंज होंगे। तुम अपनी पूरी फैमिली लेके, पूरी जॉइंट फैमिली लेके तो आओगे नहीं अर्बन सिटी में, है ना। मे बी सिर्फ अपनी जो अपनी न्यूक्लियर फैमिली उसको लेके आओगे, वरना अकेले आओगे। तो ऑफकोर्स योर रिलेशनशिप्स एंड योर कम्युनिटी के जो भी रूल्स एंड नॉर्म्स रहते हैं, दैट ऑल विल चेंज। देन आता है सोशल चेंज इन मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन से क्या होता है, मॉडर्न वैल्यूज एंड टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स आती है ना। इससे जो हमारा जो कल्चर रहता है, मे बी वो डिक्लाइन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ ट्राइब्स, हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, इन ट्राइबल इंडिया वाला चैप्टर। ड्यू टू कल्चर कॉन्टैक्ट उनका कल्चर इरोड होने लगा था, है ना। डॉर्मेटरीज डिक्लाइन हो रही है वगैरह वगैरह। तो व्हाट इज दैट, दैट इज मॉडर्नाइजेशन, है ना। सिंस वो मॉडर्न सोसाइटी के वैल्यूज वगैरह अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उनका जो रिलीजन है वो डिक्लाइन हो रहा है, उनके जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग इंस्टीट्यूशन है वो डिक्लाइन हो रही है ना। देन आता है सोशल चेंज एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से भी अगेन कल्चरल डिफ्यूजन होता है, जिससे जो मे बी छोटे वाले ज्यादा कल्चर्स है वो अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व नहीं कर पा रहे, मे बी ऐसा हो सकता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन मिशनरीज जो आके ट्राइबल्स को बोलते हैं कि बिकम क्रिश्चियन, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं ना। इट दे बेसिकली एग्जिस्ट इन ऑल रिलीजन्स, बट फॉर एग्जाम्पल सिंस क्रिश्चियनिटी इज प्रोमिनेंटली और रिलीजन इन फॉरेन कंट्रीज नॉट इन इंडिया, इसके लिए एग्जाम्पल लिया, है ना। तो वो लोग आते हैं, ट्राइब्स को बोलेंगे कि यू शुड कन्वर्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कल्चरल इरोजन अगेन, है ना। एंड अगेन यहाँ पे सोशल चेंज भी आ रहा है फिर। इट ऑल्सो इंटेंसिफाइज सोशल इनइक्वालिटीज while creating wealth for some. It marginalizes others, widening the gap between rich and poor. Since global trade वगैरह you need big players for it, है ना। छोटे छोटे लोग जाके ग्लोबल ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो इसके लिए बड़े प्लेयर्स और अमीर होते जाते हैं। Then आता है social change and sustainable development. Sustainable development demands a fundamental change in social values, moving away from unlimited consumption and exploitation of nature towards responsibility and long-term conservation. So if you are somebody who believes in sustainable development, तुम दूसरे लोगों को देखोगे मे बी वो लोग वैसे बिहेव नहीं कर रहे, है ना। यू आर समबडी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है ना, ये सारी चीजें यू आर डूइंग, बट तुम वहीं पे देख रहे हो अपने दोस्तों को या फिर मे बी अपने फैमिली मेंबर्स को, वो लोग इतना नहीं मानते तो वो लोग ये सब फॉलो नहीं करेंगे। तो योर नॉर्म्स, द वैल्यूज यू बिलीव इन, द बिलीव्स दैट यू हैव, वो आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इसके लिए जो हमारे अंदर का नॉर्म्स वगैरह चेंज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो सोशल चेंज, है ना। देन आता है इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। Deforestation, pollution, climate change are consequences of unplanned development and severely reduce quality of life, particularly for the poor who depend most directly on natural resources. Environmental education and awareness are key drivers of social change. तो बहुत सारे environmental movements भी हैं, है ना। तो तुम्हें थोड़े movements के नाम याद रहने चाहिए from this chapter. तो one of the most prominent ones is the Chipko movement, है ना, जहाँ पे basically environment के लिए वो लोग लड़ रहे थे। देन आते हैं हम लोग सोशल मूवमेंट्स पे एक्चुअली होते क्या। सोशल मूवमेंट्स आर एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट टू जनरेट और रेजिस्ट सोशल चेंज। तो या तो चेंज तुम्हें करवाना है या फिर कुछ चेंज हो रहा है तुम्हें रोकना है ना। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय नील्स मेस्लोर। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द 4 मेजर प्रॉब्लम्स दैट आर मेकिंग यू लूज मार्क्स। ओके, इनमें से एक एटलीस्ट इज द कल्प्रिट जिसकी वजह से तुम्हें फुल नहीं आ रहा है। वो क्या है अभी हम लोग देखते हैं। ओके, सबसे पहला इज द स्ट्रगल विद आंसर राइटिंग। दिस इंक्लूड्स
सबसे पहले तुम्हें आंसर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तुम्हें वो नहीं पता है ढंग से, कितने मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखना है। साथ में मे बी यू डू नॉट नो व्हाट इज एट द एंड ऑफ द डे कीवर्ड्स, है ना। कीवर्ड्स तुम्हें बेसिक कीवर्ड्स मेरे वीडियोस में तो मिल जाएंगे, बट फॉर 7 मार्क्स 5 मार्क्स इतने सारे कीवर्ड्स आर नॉट अवेलेबल इन द ऑनलाइन फ्री वीडियोस दैट आई एम गिविंग। देन आता है ट्रबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है, किस चैप्टर का है, या फिर तुम्हें एट ऑल समझा ही नहीं है क्वेश्चन, ओके, मे बी कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। देन आता है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, जिसकी वजह से मे बी तुम्हारे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, या फिर इवन आउट ऑफ योर एग्जाम व्हेन यू आर स्टडिंग, तो तुम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो स्टडिंग, दैट ऑल्सो कम्स अंडर टाइम मैनेजमेंट। देन होता है कंसिस्टेंसी इन स्टडिंग, तुम कितना यूजुअली पढ़ रहे हो। इफ यू आर अ विज किड जो एक दिन पहले पढ़ के फुल लेके आ सकता है, गो डू दैट, ओके, आई कंप्लीटली सपोर्ट दैट, बट इफ यू आर नॉट वन ऑफ देम यू नीड कंसिस्टेंसी। तो ये चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करता है? फॉर द फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स विद आंसर राइटिंग, ट्रबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड टाइम मैनेजमेंट, यू शुड गेट द आईएससी सोशियोलॉजी हैंडबुक। ये सारे तुम्हारे ट्रबल सॉल्व कर देगी। व्हाई? क्योंकि सबसे पहले तो स्ट्रगल्स विद आंसर राइटिंग, तो दिस बुक हैज अ वीडियो जहाँ पे तुम्हें सब पता चल जाएगा हाउ यू शुड राइट आंसर्स। देन साथ में यू ऑल्सो गेट इन डेप्थ चैप्टर नोट्स, तो तुम्हें ईच एंड एवरी टॉपिक को और डिटेल में समझने के लिए मिलेगा। एंड बेसिकली अगर तुम वहीं से उठा के डायरेक्टली जाके पेपर में भी लिख दोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। देन ट्रबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड टाइम मैनेजमेंट, इसके लिए चाहिए तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस। तो फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर देयर आर टेक्सचुअल क्वेश्चंस दैट आर 40 फॉर ईच चैप्टर, एंड उसके साथ यू ऑल्सो गेट सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स, है ना। एंड ऑफकोर्स बहुत सारे रिविजन के लिए मैंने तुम्हें देख ही रखा है, तो देयर आर क्विक रिविजन नोट्स, माइंड मैप्स, उसके साथ में यू विल गेट पास्ट पेपर टॉपिक ट्रैकर्स, न्यूमोनिक शीट, डेट एंड थ्योरी शीट्स, तो बहुत सारी चीजें। इन ऑर्डर टू गेट इट, scan the code, pay 499 only, take a screenshot of your payment and send the screenshot to purchase.iscguide@gmail.com. मैं तुम्हें बुक भेज दूंगा। Okay, that's it. Very simple process. Now, what about the last problem, which is consistency in studying? इसका क्या करें? Consistency देखो, सब बोलते हैं कि you have to build it yourself. मैं ऐसा नहीं मानता। कि some people say कि consistency के लिए will power चाहिए रहता है। I say consistency के लिए you need the same dopamine hit that you get from watching reels, from watching YouTube and everything else, है ना। what makes you keep returning there, वो है वो dopamine hit। तो उस dopamine hit के लिए you need a system that gives you that consistently. That's why I recommend that you download the Striver app. इसमें streaks होते हैं, levels होते हैं, XP systems होते हैं, तो you constantly want to level up, है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया। इट इज अवेलेबल फॉर एब्सोल्युटली फ्री, यू शुड ऑल्सो गो डू इट। इसमें तुम्हें अपने चैप्टर्स लोड करने की जरूरत नहीं है। ऑल द चैप्टर्स इन योर सिलेबस ग्रेड 11 एंड ग्रेड 12 हैव ऑलरेडी बीन लोडेड, इंक्लूडिंग साइंस ऑल्सो, तो तुम अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हो। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, तो ये मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, जो मैंने तुम्हें बताया था सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज। अगर उसको 7 मार्क का पूछा है तो तुम ये लिख सकते हो, ओके। जस्ट अगर तुम्हें इवन इफ पूछ लिया कि 4 सोशल चेंज के कॉजेस बताओ, है ना, वो लोग तुम्हें सिलेबस में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है कॉजेस ऑफ सोशल चेंज, तुम्हें सिर्फ कॉजेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स देके रखा है एंड सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज देके रखा है, ठीक है। बट अगर तुम्हें कॉजेज ऑफ सोशल चेंज भी पूछ ले, इट इज एब्सोल्युटली द सेम, क्योंकि सोशल मूवमेंट्स भी क्या होता है, सोशल मूवमेंट्स भी चेंज लेके आने के लिए होता है, वरना चेंज रोकने के लिए होता है ना। तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो द कॉजेज ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, तो अगर देर इज सम काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे तुम सोच लो कि राइट्स ढंग से एडमिनिस्टर नहीं हो रहे, है ना, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या फिर टेक फॉर एग्जांपल द कास्ट सिस्टम, कुछ जेंडर से रिलेटेड है, ये सारी चीजों की वजह से देर इज इनजस्टिस दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, एंड इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए दिन लोग बाहर आते हैं, ना। तो दैट प्रोटेस्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट, ठीक है। देन आता है इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, अगर बहुत देयर आर मेनी पीपल जो पॉवर्टी में, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो वो लोग फ्रस्ट्रेट होके ऑब्वियसली आके गवर्नमेंट से डिमांड्स करेंगे कि हमें जॉब्स दो, हम कुछ पैसा ही नहीं है इकोनॉमी में, हमारे लिए कुछ करो, है ना। सो दैट इज इकोनॉमिक डेप्रिवेशन। देन आता है पॉलिटिकल ऑपरेशन, अगर कोई गवर्नमेंट है ना, जहाँ पे सिटीजन्स आर डिनाइड देयर बेसिक पॉलिटिकल राइट्स, है ना, तो राइट टू वोट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है, इससे एंगर आता है, ये सब आता है, एंड अगेन ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आएंगे, है ना। तो थिंक ऑफ फॉर एग्जांपल अमेरिका साइड में जो डार्क स्किन लोगों के लिए मूवमेंट्स होते थे, है ना, फॉर एग्जांपल द ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो मूवमेंट हुआ था पहले,
if you go back when like कुछ 100 years ago in America it was considered कि I think black people are just 1/5 या फिर 1/3 of a person, ऐसा कुछ तो उनने कंसिडर किया था, and that was a real law in America पहले के टाइम पे। तो ऑफकोर्स उनके पास वोट करने का राइट नहीं था, दे डिड नॉट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको बहुत ज्यादा ऑप्रेस करके रखते थे, देयर वाज स्लेवरी एंड एवरीथिंग। तो ये क्या, दिस इज पॉलिटिकल ऑपरेशन सिंस इट वाज मेड इनटू लॉ, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करना। देन आता है कल्चरल एंड रिलीजियस थ्रेट्स। व्हेन अ कम्युनिटी फील्स दैट इट्स कल्चरल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस आर बीइंग थ्रेटेन्ड और सप्रेस्ड बाय डोमिनेंट ग्रुप्स ऑफ द स्टेट, इट मोटिवेट्स कलेक्टिव रेजिस्टेंस, है ना। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे हमने ट्राइब्स में भी देखा था, है ना। सर्टेन ट्राइब्स क्या इंडिपेंडेंस डिमांड करने लगते हैं, है ना। तो जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑफ रीजनलिज्म एंड सेपरेटिज्म, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है ना। देन आता है रिलेटिव डिप्रेशन। दिस इज नॉट डिप्रेशन, दिस इज ये ऑटो करेक्ट हो गया व्हाइल आई वाज टाइपिंग, दिस इज डेप्रिवेशन, रिलेटिव डेप्रिवेशन, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है। Relative deprivation occurs when people feel deprived, not in absolute terms. Basically, deprivation का meaning क्या होता है? When you do not have something, है ना। तो यहाँ relative deprivation basically means कि दूसरों के comparison में तुम्हारे पास कुछ नहीं। ओके, अभी imagine करो there are two people, है ना, तुम हो और तुम्हारा sibling है। तुम्हारे पास एक, let's say still, okay, this is a really good example, तुम्हारे पास एक iPhone है, ओके, यू आर वेरी हैप्पी, बट देन तुम अपने सिबलिंग को देखते हो, उसके पास आईफोन है, उसके पास मैकबुक है, उसके पास आईपैड है, उसके पास PS5 है, उसके पास खुद की गाड़ी है, सब है उसके पास, है ना। तो आईफोन भी बहुत अच्छी चीज है, ओके, ऐसा कुछ बुरी बात नहीं है आईफोन में, है ना। इट्स स्टिल अ वेरी गुड थिंग, इट्स स्टिल अ वेरी एक्सपेंसिव कमोडिटी, बट तुम जब खुद को कंपेयर करते हो, है ना, व्हेन यू आर सीइंग योरसेल्फ रिलेटिव टू योर सिबलिंग, तब तुम्हारे पास बेसिकली कुछ नहीं है ना, क्योंकि उसके पास भी आईफोन है, बट उसके पास गाड़ी भी है, मैकबुक भी है, आईपैड भी है, PS5 भी है, सब है ना। तो यू आर रिलेटिवली डिप्राइव्ड उस केस में, है ना। तो व्हेन पीपल सी अदर्स एंजॉयिंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस दे देमसेल्व्स लैक, इट जनरेट्स डिसकंटेंट। तो फॉर एग्जांपल देयर वाज द विमेन्स सफरेज मूवमेंट, है ना, जहाँ पे बेसिकली विमेन आए थे एंड दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स, तो तुम उसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। देन आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर कोई बेसिकली ये जो, जैसे हमने चिपको मूवमेंट की मैंने बात की थी, जो नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, इन दैट केस वी सी प्रोटेस्ट फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देन द लास्ट वन इज फेलियर ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। तो अभी द मोस्ट पॉपुलर वन वी सी इज द जंतर मंतर प्रोटेस्ट दैट रिसेंटली हैपेंड, है ना, जहाँ पे जो NTA थी, द बॉडी दैट वाज सपोज टू कैरी आउट ऑल द एग्जाम्स, है ना, नीट वगैरह, वो ढंग से नहीं कर पाए थे, एंड देयर वर पेपर लीक्स। उसकी वजह से देयर वाज अ लार्ज स्केल प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से द एजुकेशन मिनिस्टर हैड टू रिजाइन, है ना। तो देयर आर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस बेसिकली NTA जैसे, एंड वो ढंग से अपना काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से देयर वाज अ सोशल मूवमेंट, जिसकी वजह से एट द एंड सोशल चेंज आया, ठीक है। Now, what is the role of social movements bringing about social change? Of course, हमने definition में ही देखा, इसका main चीज वही रहता है, या तो bring about वरना resist social change. It strengthens democracy and civil rights. तो अगर जैसे हमने देखा था political oppression हटाने के लिए, and then inequality and injustice हटाने के लिए, है ना, तो इसके लिए यहाँ पे भी उसका रोल अप्लाई होता है। Raising social awareness, for example, in the case of environmental degradation protests, है ना, like the Chipko movement. Then influencing policy and legislation. अगेन जैसे हमने पॉलिटिकल ऑपरेशन वाले में देखा था, है ना, तो गेटिंग द राइट टू वोट, गेटिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब चीजें क्या है, देन पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन भी अफेक्ट होता है ना। नाउ वी कम टू एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना है, पहले तो मैं बोल के रखा मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो वो करते हैं। एजुकेशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस through which knowledge, skills, values, norms and cultural heritage are transmitted from one generation to the next, है ना। तो तुम डॉर्मेटरीज भी सोचो, उसमें भी वो लोग यही कर रहे थे, है ना, जो भी अपना कल्चर है, नॉलेज है, इन्फो है, वो सब पास ऑन कर रहे थे टू द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो हमारी स्कूल्स में भी यही करवाते, तो दिस इज एजुकेशन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन? सोशलाइजेशन, है ना। सोशलाइजेशन कैसे? सिंस एजुकेशन के थ्रू यू आर इंटरनलाइजिंग सर्टेन सोशल नॉर्म्स, है ना, एंड देन उसके बाद तुम जाके अलग अलग ग्रुप्स में इंटरेक्ट कर सकते हो। सोशल कंट्रोल, तुम्हारे दिमाग में अगेन यू आर बीइंग इंटरनलाइज्ड विद सोशल नॉर्म्स कि स्टीलिंग नहीं है कर सकते, यू कांट मर्डर समबडी, ये सारी चीजें, तो ये सोशल कंट्रोल जैसा भी एक्ट करता है। देन आता है सोशल मोबिलिटी, जैसे हम लोगों ने देखा था इन द क्लास सिस्टम, है ना, यू हैव अचीव्ड स्टेटस। तो अगर तुम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो,
तुम मस्त एमबीए कर लेते हो एंड देन उसके बाद यू गेट अ जॉब इन अ रियली हाई प्लेस्ड कंपनी, है ना, यू बिकम द सीईओ ऑफ गूगल फॉर एग्जांपल, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हारी सोशल मोबिलिटी ऑफकोर्स ऊपर जा रही है ना, देयर इज सोशल मोबिलिटी अपवर्ड्स। देन आता है कल्चरल ट्रांसमिशन एंड इनोवेशन। इनोवेशन तो ऑफकोर्स तुम पढ़ोगे साइंस के बारे में, देन उसके बाद कुछ नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, तो वहां पे इनोवेशन दिखता है। कल्चरल ट्रांसमिशन भी, यू लर्न अबाउट डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, है ना, इन एजुकेशन। तो तुम हिस्ट्री पढ़ते थे तो एट दैट टाइम यू वुड लर्न अबाउट द मुगल्स एंड द ब्रिटिश राज एंड एवरीथिंग, है ना। तुम इजिप्शियंस के बारे में भी पढ़ते थे, मेसोपोटेमियंस के बारे में भी पढ़ते थे। तो ऑल ऑफ दैट कल्चर तुम्हें सिखाया जाता, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल मूवमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैलेंजिंग ट्रेडिशनल एंड रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस। तो तुम सोच लो, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। थिंक ऑफ बैकवर्ड्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना, बहुत ज्यादा बुरी टेक्निक्स यूज करते हैं, है ना। थिंक ऑफ फॉर एग्जाम्पल शिफ्टिंग एक्स कल्टिवेशन, है ना, झूम कल्टिवेशन, ये सब चीजें के बारे में सोचो। इन दैट केस वो लोग क्या करते हैं, their method of agriculture actually harms the land, है ना, since soil fertility चली जाती है। एजुकेशन के थ्रू ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है ना, बिकॉज दे, हमने ये पढ़ा भी था। फॉर एग्जाम्पल द बेगा ट्राइब ये क्यों प्रैक्टिस करता है, बिकॉज दे बिलीव कि जो उनके एंसेस्टर है नंगा बेगा, उनको भगवान ने आके बोला है कि यू शुड नॉट डू नॉर्मल एग्रीकल्चर, है ना, सिंस इफ यू आर प्लोइंग द लैंड, इसका मीनिंग है कि तुम धरती को फाड़ रहे हो, विच इज अ बैड थिंग अकॉर्डिंग टू देम, है ना। तो अगर ये वाले प्रैक्टिस को आके एजुकेशन चैलेंज करता है, तो इसकी वजह से ये जो सॉइल फर्टिलिटी का लॉस है ना, जिसकी वजह से जो हमारे पास लैंड है जो लिमिटेड है वो जा रहा है ना, वो सब हम लोग सेव कर सकते हैं, है ना। देन आता है प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। अगेन एजुकेशन के थ्रू वी स्टार्ट टू रियलाइज कि ऑल पीपल आर इक्वल, है ना, दैट इज एटलीस्ट द एम ऑफ एजुकेशन, कि सब लोग इक्वल है, तुम्हारे अंदर एक ह्यूमैनिटी बैठाना फॉर एग्जाम्पल, ये सारी चीजें एजुकेशन करती है, ठीक है। रिड्यूसिंग सोशल इनइक्वालिटीज। तो सोशल इनइक्वालिटीज अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ विमेन ओनली, तो बहुत सारे, फॉर एग्जांपल टेक द गर्ल चाइल्ड, है ना, रूरल एरियाज में जहाँ पे लिटरेसी लेवल्स बहुत लो है, दे कंसिडर दैट द गर्ल चाइल्ड इज अ बैड थिंग, क्योंकि डावरी देनी पड़ेगी एंड एवरीथिंग। तो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द डावरी सिस्टम एंड इंस्टेड ऑफ reducing the patriarchy का होल्ड ऑन देयर विलेज, वो लोग बच्चे ही नहीं करते दैट आर गर्ल्स, है ना, विच लीड्स टू थिंग्स लाइक फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटीज भी जो एग्जिस्ट करती है इन माई एग्जाम्पल सच एज बिटवीन मेन एंड वुमेन, इसको भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सिंस इफ यू आर एजुकेटेड यू नो कि हम लोग डाउरी सिस्टम हटा देते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लाइफ ऑफ अ पुअर चाइल्ड, है ना। देन आता है फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। अगेन तुम सोचो, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर राइट्स, तुम अपने राइट्स के लिए लड़ोगे कैसे, है ना। तुम बचपन से कोई विलेज में हो तो यू डू नॉट हैव द राइट टू वोट एंड तुम्हें पता भी नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट करना भी चाहिए, तो हाउ विल यू फाइट फॉर इट, है ना। देन राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द आरटीई एक्ट वाज एनेक्टेड इन इंडिया इन 2009 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1st April 2010. It makes education a fundamental right for every child between the ages of 6 and 14 under Article 21A of the Indian Constitution. ठीक है, तो अभी हम लोग इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। मैंने इधर 4 फीचर्स देखे रखे हैं एज वी सॉ इन द डेफिनेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, है ना। तो एवरी चाइल्ड बिटवीन 6 and 14 years old, तो 6 and 14 इज लाइक फर्स्ट से लेके 8th ग्रेड, है ना, फर्स्ट से अप्रोक्स मोस्ट लोगों का यही रहता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड बिटवीन 6 and 14 years old, है ना। तो एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में तुम्हें फ्री में एजुकेशन देंगे, बेसिकली ये बोलता है। देन देयर इज 25% रिजर्वेशन इवन इन प्राइवेट स्कूल्स, है ना, इवन इन प्राइवेट स्कूल्स 25% ऑफ द सीट्स मस्ट बी रिजर्व्ड फॉर पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, ठीक है। देन आते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी, तो तुम 8th के पहले फेल नहीं हो सकते, ओके, दैट इज अ लॉ अंडर आरटीई, तुम फेल नहीं हो सकते। 8th के बाद इन 9th and 10th यू कैन फेल एंड यू मे हैव टू रिपीट, बट उस टाइम एजुकेशन इज नॉट फ्री, ठीक है। तो 9th and 10th में एजुकेशन इज नॉट फ्री, तुम्हें वो उसके लिए भरना पड़ता है अलग से। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स, ऑल स्कूल्स मस्ट हैव सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स, तो प्रॉपर बेंचेस, प्रॉपर ब्लैक बोर्ड, ये सब चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। The role of RTE in society. The RTE Act plays a crucial role in universalizing elementary education in India, bringing millions of out-of-school children into formal educational system. है ना, तो even if 8th तक ही फ्री है, at least 8th तक तो बच्चे पढ़ेंगे फिर,
है ना, वरना पहले क्या, सिंस यू हैड टू पे फॉर इट, या तो पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड या फिर अफोर्ड करते भी वे भी यू नो दे आर ट्राइंग टू सेव अप मनी फॉर समथिंग एल्स एंड अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। सिंस ये फ्री है, पीपल विल सेंड द किड्स, है ना, सिंस वहां पे फ्री का खाना वगैरह भी फिर मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस क्या है इसके, इंक्रीज एनरोलमेंट, है ना, सिंस फ्री कर दिया एजुकेशन तो और बच्चे आएंगे ऑफ कोर्स। रिड्यूस चाइल्ड लेबर, अगर बच्चे पूरा दिन स्कूल में हैं तो हाउ विल दे गो एंड वर्क। सोशल इंक्लूजन, तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी थे, है ना, तो वहां पे भी 25% रिजर्वेशन है इन प्राइवेट स्कूल्स टू, तो इनको भी प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल सच एज आर बोर्ड्स, है ना, आईएससी, आईसीएसई, सीबीएसई, इनमें भी पढ़ने के मौके मिलते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टडीइंग इन द स्टेट बोर्ड। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, है ना, तो अगेन यहाँ पे भी इनके लिए भी रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है। एंड सिंस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं रहता, है ना, तो दे कैनॉट स्पेंड दैट मच मनी ऑन एजुकेशन, तो इनका एटलीस्ट फर्स्ट से लेके 8 तक सब कवर कर देते हैं द एजुकेशन कॉस्ट, तो इनका भी एम्पावरमेंट होता है। एंड वी ऑलरेडी नो एजुकेशन से क्या होता है, सोशल मोबिलिटी बढ़ती है। देन आते हैं नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अभी तुम सोचो फर्स्ट से लेके 8 तक तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम तब भी पास हो रहे हो, देन 9th-10th में आके तुम्हें पढ़ना ही पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ पाओगे, ऐसा नहीं होता, है ना। इसके लिए जो ये नो डिटेंशन पॉलिसी है उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिर जाता है। इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, ऐसा बोलते हैं कि पूरे इंडिया में अप्लाइड है, बट देर आर सम प्लेसेस स्टिल जहाँ पे मे बी स्कूल होंगे ही नहीं, है ना, अभी तक बने नहीं है। इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा लैंड एरिया भी है, एंड वी हैव बिलियंस ऑफ पीपल, है ना, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल दैट लिव इन दिस कंट्री, तो सबको प्रॉपरली पहुंच पाना इज स्टिल नॉट फीजिबल। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट काम कर रही है, बट वो अभी तक हुआ नहीं, देर आर स्टिल गैप्स दैट एग्जिस्ट। एक्सक्लूजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड सेकेंडरी एजुकेशन, तो अर्ली चाइल्डहुड मतलब क्या, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, यहाँ पे इन लोगों को अल्फाबेट्स वगैरह सिखाया जाता है। एंड देन फर्स्ट स्टैंडर्ड से यू आर स्टार्टेड विद छोटे छोटे आंसर्स लिखना, मे बी 1-2 पैरा के एसेज लिखना, ये सब चीजें देन तुम्हें चालू करवाते। बट सिंस तुम्हें ये सब पहले से नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिंस यू आर नॉट डूइंग ऑल ऑफ दिस इन जूनियर सीनियर केजी, सिंस इट्स नॉट फ्री, तो तुम्हारा वहां पे भी थोड़ा सा हैम्पर होगा एजुकेशन। एंड ऑफ कोर्स 8 तक पढ़ के क्या मतलब, 9th-10th भी पढ़ोगे, उसके बाद एटलीस्ट यूल हैव द 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट, जिससे तुम चीजें कर सकते हो, है ना। तो सेकेंडरी एजुकेशन भी फ्री रखना इंपॉर्टेंट था, बट उन लोगों ने नहीं किया। इट इज ऑल्सो बर्डन ऑन प्राइवेट स्कूल, तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल एक्चुअली कोर्ट तक गए हैं लड़ने के लिए कि 25% रिजर्वेशन क्यों। प्राइवेट स्कूल्स हम लोग इसके लिए बनाते हैं ताकि हम लोग बेस्ट से बेस्ट दे सके, एंड सिंस सो मेनी पीपल रिजर्वेशन पे आ रहे हैं, हम लोग को दूसरे स्टूडेंट्स के लिए फीस बढ़ानी पड़ रही है ना, इन ऑर्डर टू गिव देम द सेम थिंग्स। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे केसेस लड़े गए हैं, बट स्टिल ऐसा ज्यादा कुछ चेंजेस आया नहीं। ठीक है, नाउ वी कम टू मास मीडिया, है ना। मास मीडिया क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले मास मीडिया रिफर्स टू द वेरियस चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच एंड इन्फ्लुएंस लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। ओके, तो बेसिकली सोशल चेंज के लिए इंफॉर्मेशन स्प्रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ऐसे समझो, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड कैसे होता है, दैट इज थ्रू मास मीडिया। नाउ वी विल सी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। सबसे पहले आता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, पैम्फलेट्स एंड जर्नल्स। इट इज एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज फिजिकली प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुम्हें न्यूज़पेपर में न्यूज मिलता है, मैगजीन में यू फाइंड अबाउट अबाउट डिफरेंट थिंग्स। तुम अगर कोई साइंटिफिक जर्नल पढ़ते हो तो तुम उसके बारे में, उससे लेटेस्ट जो भी फाइंडिंग्स हुई है, जो भी तुम फील्ड के बारे में पढ़ रहे हो, तुम्हें वो पता चलता है ना। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन सोशल चेंज। Print media was historically the first major tool of mass communication and played a crucial role in spreading reformist and revolutionary ideas during colonial India. Basically तुम याद करो, I think if I'm हाँ नहीं है 10th grade ICSE में तो था, okay, I'm not sure about CBSE, 10th grade ICSE में तो था the chapter about राजा नहीं sorry about राम मोहन रॉय, है ना, उसके बारे में वो जो चैप्टर था, it had a section about the printing press, है ना। बेसिकली क्या करते थे, एंड वी लर्न अबाउट द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वगैरह, है ना, ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। तो बेसिकली उस टाइम क्या रहता था, तुम्हें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है, इंडिया इज अ कंट्री विद मेनी लैंग्वेजेस, मेनी डायलेक्ट्स, तो एक ही इन्फॉर्मेशन तुम इंग्लिश में अगर स्प्रेड करो सबको नहीं समझेगा, है ना, ओनली द एजुकेटेड अपर क्लास को समझेगा। बट द न्यूज़पेपर्स, द मैगजीन्स, दे अलाउड दिस इंफॉर्मेशन टू रीच इवन द पीपल एट द बॉटम, है ना, जिनके फिर ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस, जो भी इनका
मराठी हुआ या फिर कोई और थोड़ा सा अननोन लैंग्वेज है, ये सारे लैंग्वेजेस में भी देन न्यूज़पेपर्स छपने लगे, जिसकी वजह से और लोगों तक आइडिया स्प्रेड हुए, है ना। तो ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, इनके बारे में स्टोरीज पब्लिश होगा, सब होगा, तो अगेन इट एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। ठीक है, तो ऑफकोर्स रिटर्न है, तो फॉर एग्जाम्पल अब वी रीड न्यूज पेपर्स एंड आर्टिकल्स, अभी सबस्टैक करके आया, इफ यू नो अबाउट दैट, सबस्टैक पे देख लो, एंड देन जर्नल्स देख लो, रिसर्च पेपर्स देख लो, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया, तो इसमें प्रॉपर सोर्सेज रहते हैं, है ना। एंड देन इसके साथ वी नो दैट ऑल ऑफ दिस एविडेंस विल बी एम्पिरिकली बैक टू, ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, एंड प्रिंट मीडिया इज वेरी एडवांटेजियस इन दैट वे। देन आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। इट इज एनी फॉर्म ऑफ मीडिया दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। तो तुम अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, वो तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया में, बट वो सब, ये सब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है, ठीक है। बट फिल्म्स वगैरह नहीं आती, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। फिल्म्स आता है ऑडियो विजुअल मीडिया में, सोशल मीडिया वगैरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है। Electronic media has a far wider reach than print media, penetrating both urban and rural areas and crossing barriers of literacy. अभी तुम समझो, तुम्हें पढ़ना है, उसके लिए तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, है ना। तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है तो तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। इफ यू कैन नॉट रीड योर ओन लैंग्वेज, है ना, देर आर मेनी केसेस जो होता है, ऑफकोर्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एंड कहीं कहीं पे जो लिटरेसी लेवल्स वो बहुत ज्यादा लो है ना, तो मे बी उनको पढ़ना नहीं आता, तो उनको भी कैसे रीच कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उनको इवन तो पढ़ना नहीं आता, दे कैन स्टिल कम्युनिकेट, बात तो करनी आती है ना उनको, दे कैन स्टिल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, है ना, विद स्पोकन, सिर्फ रिटन नहीं समझ में आ रहा है। तो इन दैट केस जो तुम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो, यू गेट न्यूज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड तुम्हें पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं वहां पे, है ना। एंड कोई भी चीज की वायरलिटी सोचो, आज कुछ होता है ना, विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स सब लोगों को पता चल जाता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस, रिसेंटली अभी अवेंजर्स डूम्सडे का एक नया ट्रेलर ड्रॉप किया, उन्हें ट्रेलर 2 ड्रॉप किया, है ना। तो दे ड्रॉप्ड इट 3 minutes एंड मैंने देख लिया था, ओके, बिकॉज आई वाज ऑन इंस्टाग्राम एट दैट टाइम, तो मुझे वहां पे दिख गया था, है ना। एंड आई जस्ट चेक्ड लाइक एन आवर और 2 आफ्टर एंड इट ऑलरेडी एट 3 million लाइक्स, है ना। तो इतने सारे लोगों को फिर उसके बारे में पता चला, एंड देन अभी मैं और जाके देखूंगा तो और लोगों को फिर पता चल गया होगा, एंड देयर विल बी मोर मिलियंस ऑफ लाइक्स ऑन इट। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर वो लोग इमेजिन सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता है ना, एंड दे ओनली रिलीज दीज ट्रेलर्स फॉर एग्जाम्पल इन द कन्वेंशंस दे हैव, द कॉमिक कॉन्स दे हैव, तो वहां पे सिर्फ वो यूएस में ही कॉमिक कॉन्स कर रहे, तो यहाँ पे फिर इंडिया में हम लोग नहीं देख पाते ये ट्रेलर्स वगैरह, है ना। हम लोग भी जब कभी थिएटर में जाते उसके पहले जो ट्रेलर्स रहते हैं हम लोग वो देखते हैं, है ना, वरना हमें टीवी पे एड्स देखनी पड़ती, उसमें जो ट्रेलर्स आते हैं हमें वो देखने पड़ते हैं, है ना। हम लोग सोशल मीडिया पे जैसे इतने इजीली देख लिए ट्रेलर, वो नहीं कर पाते, ओके। सो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन रेडियो, पुराने टाइम में तो द रेडियो वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन लोगों को पुराने टाइम में तो लिटरेसी लेवल्स और कम हुआ करते थे, है ना, तो रेडियो एक्टेड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन आता है ऑडियो विजुअल मीडिया। इट इंक्लूड्स फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म्स एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज। इट इज एनी मीडिया दैट कंबाइंस बोथ साउंड एंड विजुअल्स टू कम्युनिकेट लैंग्वेज। तो ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म्स की जब बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर यूट्यूब, है ना, बट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जब आ जाता है ना, इन मोस्ट केसेस यू पुट दैट इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना, जहाँ पे तुम नॉर्मल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करो, बट जहाँ पे एवी मीडिया आ जाता है तो यू हैव प्रॉपर बैकग्राउंड स्कोर्स वगैरह, जैसे वी सी इन मूवीज, है ना, उसके साथ प्रॉपर ऐसे एकदम मस्त वाले ग्राफिक्स एंड विजुअल्स भी है, वो सब आता है एवी मीडिया में। व्हाट इज द रोल ऑफ एवी मीडिया इन सोशल चेंज? एवी मीडिया हैज अ यूनिक एबिलिटी टू क्रिएट इमोशनल इम्पैक्ट एंड एम्पैथी, है ना। इसकी वजह से क्या हो सकता है, या तो तुम बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इसको ले सकते हो, है ना, तो you see some movie and you are very touched by it, and for example consider थ्री इडियट्स, है ना। थ्री इडियट्स में एटलीस्ट मुझे, मैं जब भी देखता हूँ आई फील लाइक स्टडीइंग अ लॉट, है ना, कि नहीं यार मुझे भी कुछ करना है, ऐसे एकदम मेरा फिर ऐसे क्रिएटिवली दिमाग चलाने का ट्राई करूंगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन, ठीक है। तो फिल्म्स हैव दैट एबिलिटी, दे टच अस वेरी डीपली, सिंस वहाँ पे जो ऑडियो भी है वो भी हमें बहुत लाइक टच कर जाता है, ओके, बिकॉज साउंड्स आर समथिंग दैट, जो म्यूजिक रहता है दैट इज वेरी पर्सनल टू सम पीपल, है ना। तो ये जो एवी मीडिया का जो मिक्सचर रहता है, इसकी वजह से हमारे इमोशंस को बहुत इजीली एक्सेस कर पाते हैं, तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, लाइक द वन आई जस्ट टोल्ड यू, है ना, बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं।
तो अगर कोई प्रोपेगेंडा फिल्म्स देख रहे हो तुम, उसमें दे यूज द सेम इमोशनल टच दैट दे यूज, है ना, जो इमोशनल कनेक्शन फॉर्म करते हैं विद द मूवी, वो सेम चीज यूज करेंगे, बट कुछ फॉल्स बता देंगे, झूठा बता देंगे, एंड देन उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में यू विल गेट इंडोक्ट्रिनेट, है ना, बेसिकली यू विल बिलीव वॉट एवर दे आर शोइंग यू, है ना, इवन दो इट इज फॉल्स। they'll say कि एकदम historically accurate movie है, but it won't be that historically accurate, they'll change a few things around। तो उसकी वजह से ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनती है, एंड इसकी वजह से इट कैन बी यूज फॉर समबडी एल्सेस एडवांटेज टू, है ना, एंड जो चीजें वो लोग सच बता रहे हैं अगर वो झूठ रहती तो ऑफकोर्स दैट्स अ नेगेटिव थिंग, है ना। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्रीज, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा रिस्की रहती है इफ यू आर नॉट सीइंग इट फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स। तो इफ यू आर सीइंग फॉर एग्जांपल इन नेशनल जियोग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री, यू कैन ट्रस्ट देम, बट अगर कोई रैंडम बंदा है उसने डॉक्यूमेंट्री बना दी अबाउट द गवर्नमेंट और समथिंग एल्स, यू कैन नॉट फुली ट्रस्ट इट, है ना, बिकॉज दैट पर्सन कैन बी पेड बाय फॉर द गवर्नमेंट, उनके लिए अच्छा कुछ बनाना, या फिर अपने ऑपोजिंग पार्टी के लिए कुछ बुरा बनाना, या फिर द ऑपोजिंग पार्टी कुड हैव पेड फॉर इट गवर्नमेंट को बुरा दिखाने के, है ना, ऐसा भी ऑल ऑफ दिस प्रोपेगेंडा स्टिल एग्जिस्ट, है ना, बिकॉज इट्स पॉलिटिक्स। तो ये सारी चीजें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है फिर सोसाइटी को, ठीक है। देन आता है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज enacted in India in 2005. It gives every citizen of India the right to access information held by public authorities and institutions. Basically, this is the right to ask questions. If you see कि जो गवर्नमेंट है वो ढंग से कुछ परफॉर्म नहीं कर रही है, उनका ये टास्क है वो कैरी आउट नहीं कर रही है, तो यू कैन आस्क देम व्हाई, पीछे क्या चल रहा है, मुझे प्रॉपर डेटा दो, क्या हो रहा है ना, तुमने बोला है कि तुमने ये स्कीम निकाली है, बट एक्चुअली कितने लोगों को हेल्प किया मुझे ढंग से बताओ। तो यू एज अ कॉमन सिटीजन कैन ऑल्सो आस्क फॉर इट, एंड वो लोग डिनाई नहीं कर सकते। इसके फीचर्स देखते हैं। Universal access. Any citizen of India can file an RTI application to request information from any public authority without being required to give a reason for the request. कि तुम्हें क्यों चाहिए तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। तो ये तुम सोचो ना, जर्नलिज्म वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। टाइम बाउंड रिस्पॉन्स। Public authorities are required to provide the requested information within 30 days of receiving the application. And matters involving the life and liberty of a person, the response must be given within 48 hours. तो जो भी तुमने क्वेश्चन पूछा उसको 30 डेज में मिनिमम बताना रहता है। बट इफ फॉर एग्जाम्पल देर इज समबडी गोइंग टू जेल एंड तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस चाहिए एंड तुमने गवर्नमेंट से मांगा है, उसको मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर देना ही पड़ेगा। देन आता है नॉमिनल फी। जो भी आरटीआई एप्लीकेशन रहता है उसका एक छोटा सा फी है 10 रुपए का, है ना, जो मतलब सब लोग ही कर सकते हैं, है ना। 10 रुपीज इज समथिंग दैट मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड। एग्जेम्पशन। सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। वरना तुम सोचो ना कि कोई भी ऐसे कोई भी पर्सन आ गया एंड देन जो नेशनल सिक्योरिटी के प्लान्स लेके जाके दूसरे कंट्रीज को बेच दिया, ये सब चीजें ऑफकोर्स आर ऑफ एक्सेस टू द पब्लिक, ठीक है। तो दिस इज मैटर्स ऑफ बेसिकली नेशनल प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से तुम्हें वो सब चीजें वो लोग नहीं बताएं। देन वी कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ आरटीआई एक्ट, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड ऑफ कोर्स सिंस जो भी गवर्नमेंट कर रही है दे नीड टू होल्ड रिकॉर्ड्स फॉर इट एंड प्रॉपर रिकॉर्ड्स, क्योंकि सिंस कोई भी मांग के इसको क्रॉस चेक कर सकता है, एंड इट एम्पावर्स द कॉमन सिटीजंस। वो क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, अगर वो ऑप्रेस फील कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के पास जा सकता है। तुमने ये स्कीम की थी, मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिला, तुम जाके अपना डेटा देख लो, मुझे भी डेटा दिखाओ, एंड देन उसके बाद वो लोग मांग कर सकते हैं। इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी अगेन। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी तो डेमोक्रेसी भी बढ़ेगी। अगर कुछ गवर्नमेंट गलत कर रही है, तुम इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो थ्रू द आरटीआई एक्ट, तुम देख सकते हो कि अच्छा ये गवर्नमेंट एक्चुअली गलत कर रही है, एंड देन इन द नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल मे बी यू वोंट वोट फॉर। देन आता है सपोर्ट सोशल मूवमेंट्स एंड एक्टिविज्म। अगेन कोई अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो जाके मांगेंगे ये सब, एंड देन उसके बाद ये डेटा सब लोगों को बताएंगे, तो इसकी वजह से भी सोशल मूवमेंट्स आ सकते, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अगेन you can drop them down in the comments. Reach out to me on Instagram at the ISC guide. Do not forget to get the ISC sociology handbook. बहुत ज़्यादा helpful रहेगी तुम्हारे लिए. Do not forget to download the Striver app. Also, do not forget, as always, to get the free notes on the WhatsApp channel. Okay? All the best if you have your exam tomorrow, and bye-bye.